नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिन। समाशोधन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला 30 क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हो गया हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर बेटा 1 क्या कहता है कि ब्रिटेन की किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हाल ही में यह स्वीकार किया है कि उसका कोविड टीका, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, रक्त के थक्के जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो ये कंपनी कौन सी है? एस्ट्राजेनेका बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्स जेवरिया टीके का उत्पादन किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वैक्स जेवरिया टीके का उत्पादन भारत में किस नाम से किया गया था? तो ये किया गया था कोविशील्ड के नाम से। कोविशील्ड के नाम से। नेक्स्ट, वैक्स जेवरिया टीके का उत्पादन भारत में कोविशील्ड के नाम से किया गया था। यह उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए बेटा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने देश को छोड़कर वो भारत आई हैं? तो वो कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है जिसने कि भारत में प्रवेश किया? वो कौन है? तो वो है बेटा शेख हसीना। ठीक है। रिजर्वेशन का एक इशू था जिसके कारण इन्हें वहाँ से इधर आना पड़ा इस्तीफा देकर। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने किस प्रधानमंत्री को रिहा करने के आदेश दिए हैं? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं खालिदा जिया। ये जेल में बंद थी, इनको रिहा करने का आदेश दिए। ठीक है। जैसे ही शेख हसीना ने त्यागपत्र दे दिया, वो भारत आ गई, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश दे दिए। नेक्स्ट, वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश पे पूरा वीडियो बनाकर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसको देख लीजिएगा बेटा। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए बनाई गई समिति के समय काल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? जो कि 15 जुलाई 2024, ये 2024 में लिख रहा हूँ मैं, 2024 को समाप्त हो गया था। तो बेटा इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 10। मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी कौन सी समिति कर रही है? तो ये कर रही है न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति। कौन सी समिति है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर दीजिए इसको। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम एमसीडी उपराज्यपाल को निगम की विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को नामित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ठीक है। इसके तहत कितने एल्डरमैन नामित किए गए थे? तो बेटा किए गए थे 10। तो इन्होंने 10 व्यक्तियों को नामित किया, जैसे कि दिल्ली सरकार ने चुनौती दी न्यायालय को, और न्यायालय ने माना कि नहीं, ये अधिकार होता है उपराज्यपाल का, वो कर सकता है इस तरह से नामित। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ये पैरा ओलंपिक नहीं है, पेरिस ओलंपिक है। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में किसे हराया? तो ये इन्होंने हराया है यूस नेलिस गुजमैन को। ये क्यूबा की हैं। कहाँ की है ये? क्यूबा की। टेक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बुधवार हो गया है। अब इस बुधवार के समय में क्या है कि आज बुधवार को गोल्ड के लिए विनेश फोगाट अपना संघर्ष करेंगी। ठीक है। और ईश्वर करे कि उन्हें ये प्राप्त हो। तो अगर ये प्राप्त हो जाता है तो कल एक और बड़ा इतिहास हमारे सामने बन जाएगा। ठीक है। चलिए क्यों बन जाएगा मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 से देखिए। ओलंपिक के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी?
तो विनेश फोगाट। तो एक इतिहास तुमने बना ही दिया है, बैंकर सुनहरा वाला, और कल सुनहरा वाला ले भी आए गोल्ड, है ना। मतलब चलो बेटा, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने यह बताया है कि अप्रैल 2019 में आर्सेनिक प्रभावित, ये और हटाओ यहाँ से, आर्सेनिक प्रभावित गांव 14,020 थे, ठीक है, और फ्लोराइड प्रभावित गांव 7,996 थे, जो कि क्रमशः घट गए हैं। 31 जुलाई 2024 को ये कितने रह गए? तो ये रह गए 316 रह गए, कौन से? आर्सेनिक प्रभावित गांव, और 265 रह गए क्या? फ्लोराइड प्रभावित गांव, ठीक है, जो कि पहले कितने थे? पहले 2019 में थे 14,020, और फ्लोराइड वाले कितने थे? 7,996, ठीक है। ये राज्यसभा में ये उत्तर अभी रखा गया है, ठीक है, तो टिक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 की ओर बढ़ने से पहले मेरा वही पुराना वाला आग्रह है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे ऊर्जा मिले, ठीक है। हाँ, तभी तो मैं बैंकर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलो भाई, क्वेश्चण नंबर भैया 15। वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मुद्रा ऋण श्रेणी से जुड़ी गैर निष्पादन परिसंपत्तियों एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, घटकर इतने प्रतिशत रह गया है। तो एनपीए कितना रह गया है? 3.4%, ठीक है, 2023-24 की रिपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पर एक नोट ले लो। देखो, एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है बैंकों का फंसा हुआ कर्ज, जिसको आप बोलते हैं बैड डेप्ट। क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बैड डेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 16। जापान का शेयर सूचकांक निकी, इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। पूछते हैं ये डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे इकोनॉमिक्स में कि जापान का शेयर सूचकांक क्या है, तो निकी है। तो निकी 225, 5/8/2024, ये सोमवार का दिन है, ठीक है। भारी बिकवाली के कारण इतने प्रतिशत गिर गया, तो सोमवार को इसमें भारी बिकवाली हुई 12.4%, ये गिर गया जिसकी वजह से, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्यों मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ? क्योंकि इससे पूरा भारतीय शेयर बाजार भी क्या हुआ, कई सौ अंक नीचे चला गया, ठीक है, भयंकर नुकसान हुआ, तो वो इसकी वजह से हुआ। अच्छा, पिछले दो, क्वेश्चन नंबर 17 में, पिछले 2 कारोबारी सप्ताह में जापान का सूचकांक निकी 225 इतने प्रतिशत गिर गया। तो देखो, ये कारोबारी, पिछले 2 कारोबारी सप्ताह से ये गिर रहा है, ठीक है। तो भैया ये टोटल गिर के कितना परसेंट गिरा है? ये 18.2%। और मंडे को कितना गिरा है? केवल ये 5/8 को मंडे था, ठीक है बेटा, मंडे को गिरा है 12.4%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल कितना गिर गया है? 18.2% 2 सप्ताह में, ठीक है, जिसकी वजह से तूफान मचा हुआ है शेयर मार्केट में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। जापानी शेयर सूचकांक निक्की 225 अक्टूबर 1987 में 3,836 अंक गिरकर, अर्थात 14.9% गिरा था। कब गिरा था बेटा? ये गिरा था 1987 में, ठीक है। इसे किस दिन के नाम से जाना जाता है? तो इसे, क्योंकि उस दिन मंडे था, इतना भयंकर तबाही मची, तो इसे बोला जाता है ब्लैक मंडे। क्या बोला जाता है? ब्लैक मंडे। और देखो, ये 5/8 को भी क्या था? मंडे था, ठीक है। और कितना मार्केट गिर गया? मार्केट गिर गया कितना? 12.4%, एक ही दिन में, ठीक है, इसीलिए। और ऐसा पहली बार कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट में जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। हाल ही में शेयर बाजार में भारी गिरावट का क्या कारण रहा? तो बेटा यहाँ पे 2 कारण रहे। कैरी ट्रेड, येन कैरी ट्रेड में ब्याज दर बढ़ना, या अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों की स्थिति का खराब होना। तो यहाँ पर 2 कारण थे, बी और सी। बी और सी में क्या है? बी में क्या है? येन मुद्रा है जापान की, ठीक है। कैरी ट्रेड में बाजार दर का बढ़ जाना, एक तो कारण ये था, और दूसरा, अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आए, उसमें स्थिति बहुत ही खराब दिखी, जिसकी वजह से भी मार्केट क्या हो गया? गिर गया। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम लोग को लेना पड़ेगा। वो लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि कैरी ट्रेड होता क्या है, ठीक है। तो कैरी ट्रेड मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, इस बात को नहीं समझ लीजिए। देखिए, कैरी ट्रेड में क्या होता है कि किसी देश से जो कम ब्याज दर पर ऋण लेना, किसी देश से जो कम ब्याज दर पर ऋण दें, कम ब्याज दर पर ऋण लेना, ऋण मतलब लोन लेना, ठीक है, और उसे दूसरे
और उसे दूसरे को दे देना, और दूसरे को दे देना, बढ़ाकर ब्याज दर बढ़ाकर। ऐसे मान लो 2% में मुझे मिला तुमसे लोन, 2% मैंने लिया और मैंने इसको या तो कहीं बैंक में जमा कर दिया 4% पे, तो भैया 2% का शुद्ध मुनाफा हो गया कि नहीं हो गया। इस मुनाफे को ही क्या किसमें काउंट करते हैं, कैरी ट्रेड में। एक जगह सस्ते से सस्ता कर्ज लो और जहाँ पे कर्ज की दरें महंगी चल रही वहाँ पे जमा कर दो या किसी को पकड़ा दो, उस पर जो तुमने प्रॉफिट कमाया, दैट इज नोन एज कैरी ट्रेड। ठीक है, तो ये मुद्रा में कैरी ट्रेड ये 0.25 या 0.5 में मिल जाता है जापान से में लोन। ठीक है, तो 0.5 में या 0.25 में आपने ले लिया और किसी ऐसी जगह पे जाके निवेश कर दिया जहाँ पे 1.5% था, 2% था, तो जो डिफरेंस आपने कमाया वही आपका प्रॉफिट है, इसी को बोलते हैं कैरी ट्रेड। मगर इसमें ब्याज दर जो सबसे न्यून बढ़ गई, इसकी वजह से मार्केट क्या हो गया, क्रैश कर गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। इकोनॉमिक्स में और अच्छे से बताऊंगा, मगर अभी मैंने जितना बताया वो भी खराब नहीं बताया, बिल्कुल वही बताया जो एक्यूरेट है, पॉइंट टू पॉइंट है। लाइनर क्वेश्चन में पूछेंगे तो आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 20 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड मानदंडों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार इन दो गतिविधियों की पहचान करने तथा रोकने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा। तो किन को पहचानने के लिए, तो इसमें है ए और बी दोनों सही। एएमसी का मतलब होता है असेट मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। ठीक है, सॉरी, मार्केटिंग कंपनी नहीं होती, मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एएमसी को भारतीय प्रतिभूति में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग, इन दोनों के लिए तंत्र बनाने के लिए ये म्यूचुअल फंड के मानदंडों में क्या कर दिया, सेबी ने संशोधन कर दिया। ठीक है बेटा, चले आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने फ्रंट रनिंग के मामलों के संबंध में जो आदेश पारित किया है उनमें एएमसी को, ये एएमसी है बेटा, ठीक है, एएमसी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ठीक है, और इस संपत्ति को प्रबंधित करने वाली कंपनियां, ठीक, को विजल ब्लोअर तंत्र भी विकसित करना होगा। ऐसा किस मामले के बाद किया गया है, तो देखो यहाँ पे एलआईसी में एक फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था, और एक्सिस एएमसी, इन दोनों कंपनीज के मामले को देखने के बाद इन्होंने बोला है कि आपको विजल ब्लोअर तंत्र भी विकसित करना होगा। विजल ब्लोअर तंत्र का मतलब है किसी जैसे मान लो कोई आपराधिक घटना है अर्थव्यवस्था की, यानी आर्थिक अपराध है, उसके से संबंधित तथ्यों को उजागर कर देना। ठीक है, दैट इज विजल ब्लोअर। ठीक है, ये काम करता है ये। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन नोटो, ठीक है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक वर्ष में अंग प्रत्यारोपण में इतनी वृद्धि हुई है। तो भैया कितनी वृद्धि हुई है, 3 गुने से भी अधिक की वृद्धि है। ठीक है, भारत में। चलिए देखेंगे 2023 में, नेक्स्ट में देखेंगे 23 में, 2023 में भारत के में कुल 18,378 प्रतिरोपण हुए। इस आधार पर भारत को अंग प्रतिरोपण में दुनिया में इस स्थान पर रखा गया। तो भैया दुनिया में भारत का स्थान अंग प्रत्यारोपण में है तीसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो रिपोर्ट पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा 24 क्या कह रहा है कि कार्निया प्रतिरोपण में दुनिया में भारत किस स्थान पर है। तो कार्निया प्रतिरोपण की अगर बात करें तो द्वितीय है, और ओवरऑल प्रतिरोपण की बात करें तो हम तीसरे स्थान पर हैं विश्व में। ठीक है, अच्छा प्रश्न 25 क्या है, वर्ष 2023 में मृतक दाताओं की संख्या सर्वाधिक 252 थी, जिसमें प्रथम राज्य कौन सा था। तो 252, जैसे जो लोग मृत हो गए उनके शरीर से भी तो हम क्या करते हैं, ऑर्गन निकाल कर दूसरे को डोनेट करते हैं, तो उसमें 252 सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ, तेलंगाना से हुआ। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक ये दोनों 176
के आसपास यहाँ से ऑर्गन डोनेट हुए हैं, तो दोनों की संख्या सेम थी, तो मैंने सीरीज में ऑप्शन में उनको ले लिया। तो प्रथम तो भाई तेलंगाना हो गया, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और कर्नाटक हो गए, ठीक है, इसका स्थान दूसरा हो गया, ठीक है, इनका ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, चौथे पर गुजरात है, पांचवें पर दिल्ली है, ठीक है, मैंने क्रम से लिख दिया, ऑप्शन में ले लिया इसलिए, ठीक है बेटा, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 26। जीवित अंगदाताओं से मिले अंगों के प्रतिरोपण में सबसे पहला स्थान किसका है? देखो भाई, अंग जो दान है वो दो टाइप से हो सकता है, दो लोगों से किया जा सकता है। एक तो जो डिजीज पर्सन है यानी मृतक है, उसके शरीर से भी हम निकालते हैं, है ना, अंग वो डोनेट करते हैं। दूसरा क्या है, जो जीवित व्यक्ति है, जैसे मान लो किडनी है तो एक दो किडनियां होती है, भैया एक दे दी, एक पे जिंदा है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, जीवित अंगदाताओं से मिले अंगों के प्रतिरोपण में सबसे पहला स्थान किसका है? तो ये है बेटा दिल्ली एनसीआर का, ये पहला स्थान रखता है, ठीक है। दूसरा स्थान इसमें कौन रखता है? तमिलनाडु। तीसरा कौन रखता है? महाराष्ट्र। चौथा कौन रखता है? केरल। पांचवा कौन सा रखता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन यानी नोटो के अनुसार भारत में अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर कितनी है? तो कितनी है वो? भैया एक से भी कम है, समझ रहे हो, प्रति 10 लाख की आबादी पर ऑर्गन डोनेशन अभी भी कितना है? एक से कम है, ठीक है, ये इसी रिपोर्ट में आया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? फ्लोरिडा के बिग बेंड है ये, ठीक है, बिग बेंड तट पर किस तूफान के पहुंचने की आशंका है? तो ये तूफान है बेटा 2024 का डेब्बी, ठीक है, डेब्बी तूफान है, तो ये फ्लोरिडा के तट पर पहुंच रहा है, बिग बेंड तट पर, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डेब्बी, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 159, 159वां, ठीक है, 159वां स्थान है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का अंतिम प्रश्न। उससे पहले मेरा वही निवेदन आग्रह कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मुझे ऊर्जा प्राप्त हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल कितने देश रखे गए हैं? तो बेटा इसमें कुल कितने देश हैं? 180 देश हैं, ठीक है बेटा, 180 देश। और भारत का स्थान क्या था इसमें? 159 था, ये है बेटा 159। तो इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। हम लोग की मुलाकात अब अगले वीडियो में होगी। अगले भयानक टाइप के बिल्कुल रूह कपा देने वाले 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे इसको पढ़ें और पेपर में आए तो उसको कर पाएँ, ठीक है। अरे बिल्कुल आएंगे, हाँ, इसे छाटे जा रहे हैं तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।